फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं फिर सैलरी की कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ और आज हम लोग देखेंगे कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है, और लीव इनकैशमेंट सैलरी के रिस्पेक्ट में क्या ट्रीटमेंट होता है, कितना एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, चलिए हम, और इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा एचआरए का कैलकुलेशन और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में, है ना। तो कुछ लोगों का माइंड में क्वेरी आया कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल क्यों है, या ये तो टैक्सेबल नहीं माना जाता है। तो उसी को मैं क्लियर कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले देखिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ, इसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, राइट। तो एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबल इसलिए मैंने लिखा या लिखता हूं, रीजन ये है कि आपका जो सैलरी है टोटल, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। आप अपने टैक्सेबल अमाउंट से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, करेक्ट। मतलब आप डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये प्रोविजन या आईटीसी या दिस दैट करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एलआईसी लिया या मेडिकल लिया, कोई भी चीज कर लिया, तो उस पर जो एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग से नहीं मिल रहा है ना। ऑलरेडी वो टैक्सेबल होता है और अपने सैलरी से आप निकाल के उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए वो टैक्सेबल है। और एग्जेम्प्ट कहां तक है, तो एग्जेम्पशन जो है अप टू 80C में जो डिडक्शन दिया गया है कि 1.5 लाख तक है, तो यू कैन क्लेम योर कंट्रीब्यूशन अप टू 1.5 ओनली। मतलब जो सीलिंग लिमिट दिया गया है उस लिमिट तक ही इस अमाउंट को आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये चीज मुझसे पूछा भी गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल इसलिए मैं लिखा, या इसलिए समझना चाहिए क्योंकि एग्जेम्पशन या डिडक्शन दोनों डिफरेंट चीज होता है ना, कि कहां तक एग्जेम्प्ट होगा कहां तक। तो एग्जेम्पशन हम लोग सैलरी में इंटरनली कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डिडक्शन जो होता है वो ग्रॉस इनकम में आपका सर्टेन डिडक्शंस दिए जा रहे हैं चैप्टर 6A में, तो वो आपको एटीसी में जितना भी सीलिंग होगा, जितना भी कैप होगा, तब उस अमाउंट तक यू कैन क्लेम योर कंट्रीब्यूशन। क्लियर। और एम्प्लॉयर का तो क्लियर कट मैंने बोल दिया था, एम्प्लॉयर का कि 12% से ऊपर अगर होता है बेसिक प्लस डीए, इससे ऊपर अधिक है ना, तो सब के सब आपका टैक्सेबल माना जाएगा। क्योंकि अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आपने सपोज कीजिए कि आपका एक 10,000 का सैलरी है एनुअल, ठीक है, उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया 10%, तो 10% कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ, 1,000 रुपया, ओके। और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया कितना, 12%, तो 1,200 रुपया। अभी इसी चीज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1,200 रुपया आपने रिसीव किया, दैट इज योर रिसिप्ट, दैट शुड बी टैक्सेबल, बिकॉज बियॉन्ड सैलरी यू आर रिसीविंग 1,200 रुपीज। जो सैलरी आपका आ रहा है वो 1,200, आपका 12% के अनुसार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो एक्स्ट्रा रिसिप्ट हो रहा है, दैट शुड बी टैक्सेबल। उसी को एग्जम्प्ट किया गया है, जो कि बोला गया कि ये पार्ट जो है दैट विल बी एग्जम्प्ट। और ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका 80C के सीलिंग के अंतर्गत लिमिट होगा, कितना एग्जम्पशन मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर इसी चीज को हम इसको रिप्लेस करके बोलते हैं कि 1,400 रुपया आ गया, है ना, 14% कंट्रीब्यूशन, तो दैट 14% कंट्रीब्यूशन मतलब एग्जेम्प्ट जो होगा वो 1,200 तक होगा, और टैक्सेबल जो होगा वो 200 रुपीज तक होगा। क्लियर। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, बस यही मेरा कहने का पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। चलिए तो आज हम देखते हैं सबसे पहले इंटरटेनमेंट। चूंकि हम सैलरीज पढ़ रहे हैं तो किस किस चीज पे क्या क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और एकदम छोटे छोटे तौर पे। और जो आईटी एग्जाम दे रहे हैं उनका 4 के लिए तो पूरा कैलकुलेशन है, लेकिन जो आईटीआई दे रहे हैं या मिनिस्टर स्टाफ का दे रहे हैं, उनका जैसे पेपर 2 है मिनिस्टर स्टाफ का, उसमें आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा। बोला जाएगा कि एक आदमी है जिसका सैलरी इतना है, इतना कंट्रीब्यूशन है, या इतना एचआरए लिया, इतना रेंट पे किया, तो उसका कितना एचआरए एग्जेम्प्ट होगा या कितना एचआरए टैक्सेबल होगा, है ना। यही चीज कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है इंटरटेनमेंट का। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस,
इसके लिए जो रूल है, सबसे पहले इन्हें दो तरीके से या तीन तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला आप ध्यान रखिएगा, इंटरटेनमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। दूसरा नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए बोला गया है फुल्ली एग्जेम्प्ट, जबकि नॉन गवर्नमेंट के लिए टैक्सेबल, मतलब फुल्ली टैक्सेबल, इसको फुल्ली लिख सकते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल। ये क्लियर हो गया। अब इसके लिए जो रूल दिया है, बोला गया कि क्या इसके लिए तो कोई रूल की बात ही नहीं है ना, कुछ समझने की जरूरत नहीं, जब फुल्ली टैक्सेबल ही है तो खत्म कहानी। लेकिन प्राइवेट और या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं, तो इसका जो लिमिट है वो बेसिकली, पहला पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि 5,000 का लिमिट है। कितना है? 5,000 का। और जो कैलकुलेशन होता है, जो एचआरए की पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचआरए का जो कैलकुलेशन किया था, उसी के आधार पे या उसी रूल के आधार पे ये कैलकुलेट होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा पहला पॉइंट पे, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा 20%, 1/5 या 20% ऑफ सैलरी। और सैलरी में वही मान के चलिए कि यहाँ पे ज़्यादातर कैलकुलेशन जो होता है बेसिक सैलरी को लेके, डीए को नहीं लेके, सब्जेक्ट टू कि अगर लिखा गया कि डीए जो रिटायरमेंट पर्पस बेनिफिट से है, देन यू हैव टू टेक सैलरी एज वेल एज डीए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशस रहना है कि डीए के बारे में क्या बोला गया है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बेसिक को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है ₹5,000, इन तीनों में जो भी कम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट इनकम, और इससे ज्यादा जो भी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, उनके लिए वो टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? हम एग्जांपल से समझेंगे तब, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट हो गया, मतलब 5,000 से ज्यादा नहीं। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5,000 के बजाय 6,000 इंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है, तो मतलब 1,000 जो है वो टैक्सेबल होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, टैक्सेबल होगा। हालांकि बहुत जगह पे बहुत इंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन जिनको भी मिल रहा होगा उनके लिए। प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में कंप्लीटली एंड फुल्ली टैक्सेबल है। चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, तब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। ए जो है एक एम्प्लॉय है, और यहां पे क्वेश्चन उठेगा कौन सा एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, राइट। उसको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो मिला है 8,000 रुपया। ओके, उसके बाद बेसिक सैलरी जो है वो है मान लीजिए 2 लाख रुपया। बेसिक सैलरी जो है वो 2 लाख रुपया है। तो अब हमें इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के तौर पे, अब यहाँ पे मंथली और एनुअल की बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है इट मींस दिस इज एनुअल, है ना, पर एनम। सैलरी भी पर एनम, मंथली की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसका जब डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली रूल के अनुसार क्या करेंगे, पहला स्टैट्यूटरी जो भी लेना है आपको, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है भाई, 5,000। दूसरा हम एक्चुअल
इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है भाई, तो 8,000 रुपीज, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 50%, 20%, HRA में 50% होता है ना, 20% ऑफ सैलरी। तो 20% ऑफ सैलरी, तो बेसिक सैलरी 2 लाख रुपया है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मतलब 40,000 या 4,000, 40,000, है ना। तो 20% ऑफ सैलरी 40,000। अब इन तीनों को कंपैरिजन कीजिए। इस कंपैरिजन में आपको पता लगा लिस्ट ये है, इसका मतलब एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्प्ट इंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज ₹5,000। अब इसी में क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंतर्गत पूछा जाएगा कि कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है। तो आप क्या कीजिएगा, टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है, 8,000 है, तो 5,000 माइनस, तो ₹3,000। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलिए अब इसी को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर ये आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होके प्राइवेट एम्प्लॉय होता, प्राइवेट एम्प्लॉय होता, तो क्या होता है इसकी टैक्सेबिलिटी। जिसका इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको 8,000 पर एनम मिला, बेसिक सैलरी 2 लाख रुपया है, तो कितना मिलेगा। तो आपको इसका आंसर देना है कि कितना एग्जेम्प्ट रहेगा और कितना टैक्सेबल रहेगा। कमेंट में आप लोग डालिएगा कि प्राइवेट एम्प्लॉय रिसीविंग बेसिक सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 8,000, सो एग्जेम्प्ट इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना होगा, ठीक है। टैक्सेबल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना होगा, ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ग्रेचुटी किसके लिए होता है भाई, तो जनरली रिटायरमेंट के वक्त होता है ना। और इसके लिए एक सीलिंग दिया गया है। क्या सीलिंग दिया गया है, 20 लाख का। और ये कैप जो दिया गया है वो अलग अलग टाइम पे फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत रिवाइज भी किया जा सकता है और रिवाइज भी किया जाता है। अकॉर्डिंगली आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा आपके पेपर 2 में मिनिस्ट्रियल स्टाफ। लेकिन अगर आईटीओ का एग्जाम दे रहे हैं और आपका पेपर 4 सब्जेक्टिव होता है, तो इन सारे रूल्स को आपको माइंड में ध्यान रखना होगा। नॉन गवर्नमेंट का भी 2 कैटेगरी होगा। एक होगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल्ड, और दूसरा होगा नॉन गवर्नेंस अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। मतलब क्या हुआ कि ग्रेच्युटी, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत जो कवर्ड होते हैं उनके केस में क्या होगा, और जो किसी भी ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत नहीं कवर हो रहा है उनके लिए, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 2 कैटेगरी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिंगल कैटेगरी, है ना। तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ऐसे आप ध्यान रखते हैं। लेकिन उसके अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है इसके लिए ग्रेच्युटी जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है सब्जेक्ट टू 20 लाख। इसलिए बोल सकते हैं
कि 20 लाख जो होता है आपका लिमिटेशन है, सीलिंग है, जिसको कि आप प्रॉपरली याद रख सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट के लिए ये चीज क्लियर कट लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो गया पहला पॉइंट। अब नॉन गवर्नमेंट में जो भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर होंगे उनके लिए 20 लाख वाला क्राइटेरिया हर हाल में याद रखना होगा, सबसे पहला, है ना, 20 लाख। और नॉन गवर्नमेंट के लिए भी 20 लाख। क्लियर। तो ये 3 कैटेगरी का अलग अलग जो लिमिट है, सीलिंग है ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग में। तो आपका अगर ग्रेच्युटी में 20 लाख मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो अलग अलग रूल्स इसके लिए डिफाइन किए गए। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के अंतर्गत, है ना। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड हो रहा है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर हो रहा है। अब यहाँ पे रूल जो एचआरए वाला रूल है ना, वो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। तो रूल के अंतर्गत हम लोग सिंपली इतना ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट में एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ ₹20 लाख, ठीक है ना। तीसरा जो है 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी का कैलकुलेशन होता है इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। और इसमें जो है एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। अब इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ इसलिए लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी ने 10 साल सर्विस दिया, 20 साल सर्विस दिया, प्लस में वो 6 महीना नहीं बल्कि 7 महीना दे रहा है ना, 8 मंथ दे रहा है, 4 मंथ दे रहा है, 12 मंथ दे रहा है। तो इन दैट केस जो अगर किसी का इन एक्सेस ऑफ सर्विस ऑफ 6 मंथ है, मतलब किसी का 20 ईयर 7 मंथ हो गया, तो उस 7 मंथ को हम 15 डेज सैलरी पर कंप्लीटेड ईयर को कैलकुलेट करेंगे जिनका है। मतलब कि एक्सेस जो मंथ हो रहा है वो कैलकुलेट नहीं होगा, चाहे वो 7 मंथ हो या 6 मंथ हो। इनमें से जो भी लिमिट, जो भी, है ना, जो भी लिस्ट होगा, लिस्ट को हम एग्जेम्पशन के तौर पे रखेंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रोल्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब सेम चीज जो है वहां पे अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें, इसको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय not covered under पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो उनके लिए भी रूल तो यही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो रूल है वो 15 डेज का मतलब वहां पे हटा दिया जाता है हाफ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी, ओके, हाफ मंथ सैलरी को ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ राउंडिंग ऑफ में जो होता है ना, जो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ 7 मंथ जो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उसके लिए हम राउंड ऑफ कर देते हैं कि भाई 7 मंथ का दिया
तो चलो भाई उसका 1 साल और काउंट कर लेते हैं। लेकिन इनके लिए ये राउंड अप वाला प्रोसीजर नहीं है, मतलब जितना कंप्लीट ईयर हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी को काउंट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। करेक्ट। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन को आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सैलरी के कैलकुलेशन। एलटीसी, एलटीसी के लिए एक्चुअल ट्रेवल कॉस्ट, एक्चुअल ट्रेवल कॉस्ट इज एग्जेम्प्ट कब? तो 2 इन ब्लॉक 4 ईयर्स, 4 ईयर के ब्लॉक में 2 बार जर्नी जो आप लोग कर रहे हैं ना, उसका एक्चुअल कॉस्ट जो भी होगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट। और दैट एग्जेम्पशन का जो सेक्शन है वो ओल्ड सेक्शन के अंतर्गत 10(5) है, सेक्शन 10(5). ओके। उसी तरह से अगर आप देखेंगे लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, इसका लिमिटेशन आप लोगों को पता ही होगा। तो गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट और लीव इनकैशमेंट कितना होता है? अप टू 300 डेज, ये आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। और बाकी प्राइवेट के लिए, प्राइवेट या नॉन गवर्नमेंट लिखता हूं मैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उनका एक लिमिट दिया गया है 25 लाख का, ठीक है ना। सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है। जैसे ग्रेचुटी में 20 लाख का था ना, वैसे 25। फिर लीव इनकैशमेंट का जो कैलकुलेशन होता है ना, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड, है ना, स्टैट्यूटरी लिमिट, और उसके बाद से 20% ऑफ सैलरी, 10 मंथ सैलरी, एक्चुअल लीव क्रेडिट, एवरेज सैलरी। तो वो सब चीज़ है, तो वो सब आपको ध्यान नहीं रखना है, बल्कि ये ध्यान रखना है कि लीव इनकैशमेंट के लिए एग्जाम्पशन का लिमिट जो है 25 लाख है नॉन गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट वालों को 300 से ज़्यादा को तो एक्सेस मिलता ही नहीं है, 300 तक एग्जेम्प्ट है। उसके बाद एलटीसी के लिए 4 ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पीरियड 4 का ब्लॉक पीरियड में अगर 2 बार आप जाते हैं तो जो एक्चुअल कॉस्ट होता है टू जर्नी के लिए वो आपका एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद आते हैं, और ये जो सेक्शन है सेक्शन 10(10)(c), 10(10)(a), सॉरी इतना याद नहीं रहता है तो मैं नोट करके रखा हूँ, 10(a). उसके बाद आते हैं वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट का क्या लिमिटेशन है? तो वीआरएस का लिमिटेशन जो है वो है 5 लाख, है ना। वीआरएस लेने के बाद जो 5 लाख और अमाउंट एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जो भी आता है, तो 5 लाख का वीआरएस दिया गया है। चलिए, बस ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक कैलकुलेशन लेके आएंगे सैलरी के ऊपर, जिसमें कि इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, आपको कैलकुलेट करके बताएंगे ताकि आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझ सकें। और बार बार मैं हाईलाइट करूंगा कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, है ना। है तो कंप्यूटेशन, लेकिन कंप्यूटेशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? तो जैसे ये सब चीज़ है, इसको नोट कीजिएगा, और इसी तरह से फॉर्मूला के आधार पे वो कैलकुलेशन दे सकता है कि इस व्यक्ति का सैलरी है इतना, या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका ग्रेच्युटी मिला इतना, तो उसका कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। सो स्टे ट्यून टू एको लॉ चैनल। थैंक यू।